बारिश का वक्त था। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं अपनी बाइक से ऑफिस से घर लौट रहा था। दिमाग में बस यही चल रहा था कि कल बॉस को प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आया। उसकी हाई बीम लाइट्स ने मेरी आंखों को बिल्कुल चौंधिया दिया। ब्रेक लगाने का मौका ही नहीं मिला। एक जोरदार आवाज आई, लोहे के टकराने की, और फिर सब कुछ शांत हो गया। एक गहरा अंधेरा, और उसके बाद कुछ नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में एक रोने की आवाज आ रही थी। एक औरत की आवाज जो बिल्कुल टूट चुकी थी। उठ जा मेरे बच्चे, आंख खोल ले। देख तेरा छोटा भाई कब से भूखा बैठा है। मेरे बिना मैं क्या करूंगी। मैंने अपनी पलकें खोलने की कोशिश की। पूरा शरीर ऐसे दर्द कर रहा था जैसे किसी ने मेरी हड्डियां तोड़ दी हों। आंखें खुलीं तो देखा कि मैं एक कच्ची मिट्टी के घर में जमीन पर एक फटी हुई चटाई पर लेटा था। मेरे सामने एक बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर इतनी झुर्रियां थीं जैसे सालों से उसने कोई खुशी न देखी हो। मैं हैरान था, मैं यहां कैसे आया। मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, ये हॉस्पिटल तो नहीं है। और ये लोग कौन हैं? जैसे ही मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला, अचानक मेरे सिर में एक तेज दर्द उठा। एक के बाद एक हजारों यादें मेरे दिमाग में आने लगीं। ये यादें मेरी नहीं थीं, ये इस लड़के की थी जिसकी बॉडी में मैं था। इसका नाम आर्यन था। ये दुनिया हमारी अर्थ नहीं थी, ये आर्या लोक था। एक ऐसी जगह जहां अलग अलग प्रजातियां रहती हैं। आर्यन के पिता की मौत हो चुकी थी और पिछले 4 दिनों से इस घर में अन्न का एक दाना नहीं आया था। आर्यन ने अपना हिस्सा भी अपनी मां और छोटे भाई छोटू को खिला दिया था और आखिर में भूख और कमजोरी के कारण इस बेचारे की जान निकल गई थी। ये सोचकर मेरी रूह कांप गई। एक 19 साल का लड़का भूख से तड़पकर मर गया। मैंने हिम्मत करके अपनी आवाज निकाली, मां। आवाज सुनते ही औरत के चेहरे पर जैसे जान आ गई। वो मुझसे लिपट गई। आर्यन, तू ठीक है बेटा? मुझे लगा कि तू। वो आगे बोल नहीं पाई और बस रोने लगी। छोटू भी मेरे पास आकर मेरे हाथ को पकड़कर रोने लगा। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। अपनी पिछली जिंदगी में मैं अकेला था, अनाथ था, मेरा कोई परिवार नहीं था। पर यहां ये दोनों इस कदर मुझसे प्यार करते थे कि उनके रोने से मेरा दिल बैठ रहा था। मैंने तय कर लिया, अब से ये मेरी मां है और ये मेरा भाई, और इनको मैं भूखा नहीं मरने दूंगा। पर सवाल ये था कि मैं करूंगा क्या? मेरे पास खुद खड़े होने की ताकत नहीं थी। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने एक नीले यानी ब्लू रंग की ट्रांसपेरेंट स्क्रीन चमकने लगी। मैं घबराकर पीछे हटा। डिंग! कार्मिक रसोई सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। होस्ट की पहचान हो गई है। स्वागत है आर्यन। ये क्या था? सिस्टम जैसे कोरियन मानवा या एनिमे में होता है। स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश मिक्स में लिखा आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये किसी और को क्यों नहीं दिख रहा था? मैंने मन ही मन सोचा, तू कौन है? सिस्टम का एक रोबोटिक लेकिन शांत आवाज मेरे दिमाग में गूंजा। मैं कार्मिक रसोई सिस्टम हूं। मेरा मकसद इस नए लोक में आपको एक महान शेफ और एक ताकतवर इंसान बनाना है। आप लोगों को बेहतरीन खाना खिलाकर और उनकी मदद करके पॉइंट्स और मैजिकल स्किल्स कमा सकते हैं। तभी स्क्रीन पर एक नया मैसेज फ्लैश हुआ। न्यू टास्क, परिवार का पेट भरो। डिटेल्स, आपकी मां और भाई पिछले 3 दिन से भूखे हैं। उन्हें एक स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन कराएं। टाइम लिमिट 2 घंटे। रिवॉर्ड 50 कार्मिक पॉइंट्स, बेसिक एनर्जी बूस्ट स्किल और एक गुप्त इनाम, हिडन रिवॉर्ड। पेनल्टी इफ फेल्ड, होस्ट की बॉडी एनर्जी 0 हो जाएगी और मौत निश्चित है। मौत? फिर से? नहीं, मैं अभी तो जिंदा हुआ हूं। मैंने हिम्मत जुटाई और दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ। आर्यन, तू कहां जा रहा है? लेट जा बेटा, मां ने घबराकर कहा। मां, मैं ठीक हूं, मुझे थोड़ा आराम मिल गया है। छोटू के लिए कुछ खाने को देखता हूं, मैंने थोड़ी मुस्कुराहट बनाते हुए कहा। मैं लंगड़ाता हुआ उस छोटी सी रसोई में गया। रसोई क्या थी, बस एक मिट्टी का चूल्हा था और कुछ टूटे हुए बर्तन। मैंने डब्बे छान मारे। एक छोटे से डब्बे में मुट्ठी भर मोटा चावल पड़ा था और बाहर आंगन में एक बेल पर 2-3 सूखी हुई जंगल की सब्जियां टंगी थीं। इसे यहाँ कांडा कहते थे, जो आलू जैसा लगता था पर स्वाद में थोड़ा कड़वा होता था। पिछले जन्म में मैं अकेला रहता था तो खाना बनाने का अच्छा खासा शौक था, पर इन 2 चीजों से मैं क्या बनाऊंगा, मैंने सोचा। तभी सिस्टम बोला, होस्ट, आपको अपने आसपास की चीजों का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैंने मिट्टी के चूल्हे में आग जलाई, पानी उबाला
और उसमें वो मोटा चावल डाल दिया। फिर मैंने उन कांडे को धोकर उन्हें पतला पतला काटा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। यहाँ कड़वापन हटाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आंगन में एक पौधा था जिसके पत्ते नींबू की तरह महकते थे। मैंने वो पत्ते तोड़े और उन्हें पत्थर पर पीसकर एक पेस्ट बना लिया। जैसे ही चावल आधा पका, मैंने कांडे और उस नींबू पत्ते के पेस्ट को उसमें मिला दिया। मिट्टी के बर्तन में जब वो उबलने लगा तो अचानक उसमें से एक ऐसी बेहतरीन खुशबू आने लगी कि मेरे खुद के पेट में चूहे कूदने लगे। वो कड़वापन अब एक चटपटे और स्वादिष्ट फ्लेवर में बदल गया था। मैंने मिट्टी के कटोरों में वो खिचड़ी निकाली और गरम गरम लेकर माँ और छोटू के पास गया। माँ, ये लो, छोटू आजा जल्दी खा ले, मैंने जमीन पर बैठते हुए कहा। खुशबू इतनी स्ट्रांग थी कि छोटू ने आव देखा न ताव, सीधा कटोरा पकड़ा और खाने लगा। भैया, ये इतना मीठा और स्वादिष्ट कैसे है? मैंने आज तक ऐसा खाना नहीं खाया। छोटू की आंखों में चमक आ गई थी। माँ ने भी एक निवाला लिया और उसके हाथ रुक गए। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, इसमें तो जैसे अमृत घुला है, तेरे हाथों में ये जादू कहाँ से आया? मैंने बस मुस्कुरा दिया और अपना कटोरा खाली किया। जैसे ही खाना मेरे गले से नीचे उतरा, मुझे लगा जैसे मेरे अंदर की सारी थकान और कमजोरी गायब हो रही है। एक नई ऊर्जा मेरे शरीर में दौड़ गई। डिंग! टास्क कंप्लीट, परिवार का पेट भरो, रिवॉर्ड अनलॉक्ड, 50 कार्मिक पॉइंट्स, स्किल अनलॉक्ड, बेसिक एनर्जी बूस्ट। अब आपके बनाए हुए खाने से लोगों की थकान 20% तक दूर हो जाएगी। हिडन रिवॉर्ड अनलॉक्ड, अन्नपूर्णा का आशीर्वाद, एक बेसिक आयरन की कढ़ाई जो खाने को जलने नहीं देगी। अचानक मेरे हवा में एक हल्की सी रोशनी हुई और मेरे सामने एक मजबूत काले लोहे की कढ़ाई आ गिरी। मैंने जल्दी से उसे छुपा लिया ताकि मां ना देख ले। मेरे पास अब 50 पॉइंट्स थे। मैं सिस्टम में गया तो वहां एक शॉप का ऑप्शन था। उसमें मसाले, नई सब्जियां और यहां तक कि अलग अलग रेसिपी बुक्स थीं जो पॉइंट्स से खरीदी जा सकती थीं। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। एक सपना मेरे दिमाग में बनने लगा। मैं इस छोटी सी रसोई को एक बड़े होटल में बदल सकता हूं, एक ऐसी जगह जहां हर तरह के लोग आएंगे और उससे मैं पॉइंट्स कमाकर अपनी नई दुनिया की जिंदगी बेहतरीन बनाऊंगा। मैं छोटू का एडमिशन यहाँ के सबसे अच्छे विद्यापीठ में करवाऊंगा और माँ का इलाज भी यहाँ के सबसे बड़े वैद्य से करवाऊंगा। पर मेरी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक बाहर से किसी के जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। दरवाजा खोल रहे आर्यन के पिल्ले, बाहर निकल, एक भारी और गुस्से से भरी आवाज ने पूरे आंगन को हिला दिया। मां डर के मारे कांपने लगी और उसने छोटू को अपने पीछे छुपा लिया। गज्जू डाकू, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? तेरा बाप इनसे 50 सिक्कों का कर्ज लेकर गया था, पर उसके पास तो कुछ नहीं था। अब ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने मां को शांत किया। आप डरो मत मां, मैं देखता हूं। मैं बाहर आया। बाहर 4 लोग खड़े थे। उनके हाथों में मोटे मोटे डंडे थे और उनका लीडर गज्जू एक लंबा चौड़ा आदमी था जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा निशान था। इस दुनिया में मैंने पहली बार किसी इंसान के अलावा दूसरी प्रजाति देखी। गज्जू के पीछे 2 लोग थे जिनके कान नुकीले थे और उनकी चमड़ी थोड़ी हरी यानी ग्रीन थी। गॉब्लिन, मैंने मन में सोचा। क्या है गज्जू? मैंने आंखों में आंख डालकर कहा। पिछले आर्यन की तरह मैं अब डरा हुआ नहीं था। गज्जू थोड़ा हैरान हुआ मेरी हिम्मत देखकर, फिर हंसा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? चल, अपने बाप का उधार चुका, 50 सिक्के दे, वरना आज ये घर मेरा और तेरी ये बूढ़ी माँ और छोटा भाई मेरे गुलाम बनकर बाजारिया में रहेंगे। मेरे दिमाग में गुस्सा उबलने लगा। मैंने सिस्टम की तरफ ध्यान लगाया। सिस्टम, मेरे पास 50 पॉइंट्स हैं। क्या कोई ऐसी चीज है जिससे मैं इन चारों को अभी धूल चटा सकूं? सर्चिंग। होस्ट, आप रुक्ष बल का इंजेक्शन 45 पॉइंट्स में ले सकते हैं। ये आपको 10 मिनट के लिए 5 लोगों की ताकत देगा। मैंने बिना सोचे 45 पॉइंट्स खर्च कर दिए। अचानक मेरी नसों में जैसे आग दौड़ गई। मेरा शरीर वैसे ही पतला था, पर अंदर से मुझे लग रहा था जैसे मैं एक पहाड़ को उठा सकता हूं। गज्जू ने आगे बढ़कर मेरी कॉलर पकड़नी चाहिए, पर मैंने बिजली की तेजी से उसका हाथ पकड़ा और उसे हल्का सा झटका दिया। गज्जू, जो करीब 100 किलो का आदमी था, हवा में उड़ता हुआ 10 फुट दूर जमीन पर जा गिरा। उसके तीनों गुंडे हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि भूख से मरने वाले एक कमजोर लड़के में इतनी ताकत कहां से आई। इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो तुम्हारी हड्डियां तोड़कर इस आंगन में दबा दूंगा। मेरी आवाज में एक ऐसी घुर्राहट थी कि गॉब्लिन्स भी 2 कदम पीछे हट गए। गज्जू दर्द से कराहते हुए उठा। उसने मुझे खौफ से देखा। तू जिंदा नहीं बचेगा आर्यन। मुखिया जी को पता चलेगा कि तूने मेरे पे हाथ उठाया है। तेरी खैर नहीं।
बाप का कर्ज 7 दिन में लौटा दूंगा, मुखिया को जाकर बोल देना, अब दफा हो जाए यहां से, मैंने धाड़ कर कहा। वो चारों वहां से दुम दबाकर भाग गए। मैंने अंदर जाकर राहत की सांस ली। माँ और छोटू मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई देवता हूं। भैया, आपने उस मोटे डाकू को कैसे उठा के फेंका? छोटू ने बड़ी बड़ी आंखों से पूछा। मैंने बात टाल दी। बस तुम्हारा प्यार और खाने की ताकत थी। लेकिन मेरी परेशानी अभी शुरू हुई थी। मेरे पास अब सिर्फ 5 पॉइंट्स बचे थे। कर्ज चुकाने के लिए 50 सिक्के चाहिए थे और मेरी जेब में एक खोटा सिक्का तक नहीं था। मुझे जल्द से जल्द अपना खाने का ठेला, फूड स्टॉल शुरू करना था, वरना 7 दिन बाद गज्जू और लोग लेकर आएगा। रात हो चुकी थी। माँ और छोटू सो गए थे। मैं आंगन में बैठकर आगे की प्लानिंग कर रहा था। आसमान में 2 चांद चमक रहे थे, एक नीला और एक लाल। दुनिया चाहे कितनी भी अजीब हो, सर्वाइवल का रूल वही था, पैसा और ताकत। तभी आधी रात के उस सन्नाटे में किसी ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। खट खट खट। आवाज बहुत अजीब थी, जैसे कोई अपने नाखूनों से लकड़ी को खुरच रहा हो। मैं चौकन्ना हो गया। मैं दबे पांव दरवाजे के पास गया। दरवाजे की दरार से मैंने बाहर देखने की कोशिश की, पर सिर्फ घना अंधेरा था। कौन है? मैंने पूछा। बाहर से आवाज आई। वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो भारी, खरखाश और ऐसी थी जैसे 2 पत्थरों को आपस में रगड़ा जा रहा हो। मुझे भूख लगी है। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। सामने जो खड़ा था उसे देखकर मेरी सांसें रुक गईं। एक 7 फुट लंबा साया, जिसके शरीर पर एक बड़ा सा काला लबादा था। उसके चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा था, पर उस अंधेरे में से 2 खून से लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। उसकी उंगलियां लंबी थीं और उन नाखूनों से काला गाढ़ा खून टपक रहा था। जमीन पर गिरती हुई खून की बूंदें मिट्टी को जला रही थीं, बिल्कुल एसिड की तरह। वो मॉन्स्टर मेरी तरफ थोड़ा झुका और उसके अंदर से एक ठंडी हवा आई। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? अगर नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। सिस्टम के पॉइंट्स लगभग 0 थे। मेरी सुपर स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी थी और मेरे दरवाजे पर इस अनजान दुनिया का एक खूंखार राक्षस भूखा खड़ा था। उसके नाखूनों से टपकता काला खून मिट्टी को ऐसे जला रहा था जैसे तेजाब, एसिड हो। खाना, उसने फिर से एक भारी खरखाश आवाज में गुर्राते हुए कहा। उसकी खून से लाल आंखें सीधे मेरी आत्मा में झांक रही थीं। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, पर मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। घबराने से काम नहीं चलेगा आर्यन। ये सिस्टम मुझे मरने के लिए तो यहां नहीं लाया होगा, मैंने मन में सोचा। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की स्क्रीन फ्लैश हुई। वार्निंग, हाई लेवल थ्रेट डिटेक्टेड। टारगेट पहचाना गया। शापित रात्रि बाघ, नाइट पैंथर बीस्ट मैन, लेवल 15। स्टेटस, इसे एक काला जादू लगा है जिसने इसके खून को जहर में बदल दिया है। इसके शरीर का तापमान तेजी से गिर रहा है। इसे बचने के लिए और अपना होश बनाए रखने के लिए इंतहाई गर्म और तीखी ऊर्जा की जरूरत है। टास्क, इस शापित जीव को खाना खिलाओ। अगर ये खुश हुआ तो बुरा नहीं करेगा। टाइम लिमिट 10 मिनट। मेरे पास सिर्फ 5 पॉइंट्स बचे थे। मैंने बिना वक्त बर्बाद किए सिस्टम की शॉप खोली और स्पाइसेस के सेक्शन में गया। वहां मुझे अग्निशिखा मिर्च का पाउडर मिला। ये उस दुनिया की सबसे तीखी और ऊर्जा देने वाली मिर्चों में से एक थी। उसकी कीमत ठीक 5 पॉइंट्स थी। मैंने तुरंत उसे खरीद लिया। मेरे हाथ में एक छोटे से पत्ते में बंधा हुआ लाल रंग का पाउडर आ गया। उस पाउडर से ही ऐसी गर्मी निकल रही थी जैसे मैंने जलते हुए कोयले पकड़ लिए हों। तुम वहीं रुको, मैंने उस राक्षस से कांपती आवाज में कहा। मैं तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन खाना लाता हूं, पर अगर अंदर आने की कोशिश की तो खाना नहीं मिलेगा। राक्षस ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी भारी सांसें छोड़ता रहा। उसका दर्द उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। मैं भागकर वापस रसोई में गया। मेरे पास अभी भी वो अन्नपूर्णा का आशीर्वाद वाली लोहे की कढ़ाई थी। मैंने उसे चूल्हे पर रखा, आग जलाई। मेरे पास थोड़ा सा तेल, बचा हुआ कंदा और वो नींबू पत्ते का पेस्ट था। जैसे ही कढ़ाई गर्म हुई, मैंने तेल डाला। तेल के गर्म होते ही मैंने उसमें कंदे के लंबे और पतले टुकड़े डाल दिए। कढ़ाई का जादू देखो, तेल बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर पर था। छन छन की आवाज के साथ कंदा फ्राई होने लगा। मैंने उसमें नींबू पत्ते का पेस्ट मिलाया। फिर आखिर में मैंने वो अग्निशिखा मिर्च का पाउडर उसमें छिड़क दिया। भूम!
जैसे ही मिर्च तेल में गिरी, कढ़ाई से एक लाल रंग का धुआं उठा। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग और तीखी खुशबू हवा में फैल गई कि मेरी खुद की आंखों से पानी आ गया। खुशबू में एक अजीब सी कशिश थी, एक ऐसी गर्मी थी जो सीधा दिल में उतर रही थी। ये कोई आम खाना नहीं था, ये मैजिक था। कंदा पूरी तरह से क्रिस्प और गोल्डन रेड हो चुका था। मैंने गरम गरम स्पाइसी कंदा फ्राई एक मिट्टी के कटोरे में निकाला और बाहर की तरफ भागा। दरवाजे पर राक्षस बेचैन हो रहा था। उसने अपने नाखून दीवार पर गाड़ दिए थे। जैसे ही मैं बाहर आया, खुशबू उसके नाक तक पहुंची। उसकी लाल आंखें बड़ी हो गईं। मैंने कटोरा उसकी तरफ बढ़ाया। उसने अपने कांपते हुए खून से सने हाथों से कटोरा पकड़ा और बिना गर्म ठंड का सोचे पूरा का पूरा खाना एक ही बार में अपने मुंह में डाल लिया। कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। मैं सांस रोके खड़ा था। अचानक राक्षस ने आसमान की तरफ मुंह किया और एक जोरदार दहाड़ मारी। उसकी आवाज से आंगन के पेड़ के पत्ते झड़ गए। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वो दर्द से जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। मुझे लगा कि मैंने उसे मार दिया है, लेकिन फिर मैंने देखा वो अग्निशिखा मिर्च की गर्मी और मेरे बेसिक एनर्जी बूस्ट स्किल ने अपना काम शुरू कर दिया था। राक्षस की नसों में फैला काला जादू, डार्क कर्स, उस लाल मिर्च की ऊर्जा के आगे जलने लगा था। उसका तपकता हुआ तेजाब वाला खून वापस लाल और साफ होने लगा था। करीब 1 मिनट बाद तड़पना बंद हो गया। जमीन पर अब कोई खूंखार राक्षस नहीं था। उसकी जगह एक लंबा चौड़ा, गोरा और बेहद मजबूत आदमी घुटनों के बल बैठा था। उसके बाल घने काले थे और उसके सर पर 2 छोटे नुकीले कान थे जो जानवरों जैसे लग रहे थे। वो एक बीस्ट मैन था। उसने हांफते हुए अपनी आंखें खोलीं। अब उसकी आंखें खूंखार लाल नहीं बल्कि सुनहरी, गोल्डन थीं। उसने अपने हाथों को देखा जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। मेरा श्राप टूट गया, उस आदमी ने भारी पर इंसानों जैसी आवाज में कहा। उसने पलटकर मुझे देखा। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा आदर था। तुमने मेरी जान बचाई है छोटे दोस्त। मेरा नाम रुद्र है। मैं उत्तरी जंगल नॉर्दर्न फॉरेस्ट के बीस्ट किन क्लैन का सेनापति हूं। एक डार्क मैजिक ने धोखे से मुझे जहर दिया था। अगर आज तुम्हारा ये जादुई खाना नहीं मिलता तो मैं हमेशा के लिए एक जानवर बन जाता। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, मेरा नाम आर्यन है। मुझे खुशी है कि आप ठीक हो गए। रुद्र ने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटी सी चमकती हुई थैली निकाली और मेरे हाथ में रख दी। मेरे पास अभी यही है। मैं अपने क्लैन वापस जा रहा हूं, पर मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा आर्यन। जब भी तुम्हें किसी रथ या तलवार की जरूरत हो, रुद्र को याद करना। इतना कहकर रुद्र एक ही छलांग में आंगन की दीवार फांद गया और अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। मैंने कांपते हाथों से वो थैली खोली। उसकी चमक देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें 10 चांदी के सिक्के थे। मुझे गज्जू का कर्ज चुकाने के लिए 50 तांबे के सिक्के चाहिए थे। यहाँ एक चांदी का सिक्का 100 तांबे के सिक्के के बराबर था। मेरे हाथ में इस वक्त इस गांव के मुखिया जितनी दौलत थी। डिंग! टास्क कंप्लीट। शापित जीव को खाना खिलाओ। रिवॉर्ड 200 कार्मिक पॉइंट्स। हिडन रिवॉर्ड, नई रेसिपी अनलॉक्ड, ऊर्जा भरे पकौड़े। ये पकौड़े खाने वाले की एनर्जी को 50% बढ़ा देंगे और उनके माना मैजिक पावर फ्लो को स्मूथ करेंगे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं वहीं जमीन पर बैठकर हंसने लगा। अब मुझे अमीर बनने और अपनी माँ भाई का ध्यान रखने से कोई नहीं रोक सकता था। अगले दिन की सुबह सूरज निकलते ही मैं उठ गया। मैंने माँ को एक चांदी का सिक्का दिया और बोला कि मुझे ये बाबूजी के पुराने बक्से में छिपा हुआ मिला। माँ खुशी के मारे रोने लगी। मैंने उन्हें और छोटू को अच्छा खाना लाने के लिए मार्केट भेजा और खुद सिस्टम के बताए हुए ऊर्जा भरे पकौड़ों का सामान लेने निकल गया। यहाँ का मार्केट, जिसे बाजारिया कहते थे, किसी आम दुनिया का मार्केट नहीं था। ये जगह भीड़, आवाजों और अजीबो भरी प्रजातियों से भरी थी। कहीं लंबी दाढ़ी वाले बौने लोहे के हथियार पीट रहे थे तो कहीं लंबे कान वाले एल्व्स चमकते हुए फल बेच रहे थे। पर एक बात मैंने नोट की, इंसानों को यहाँ सबसे नीची नजरों से देखा जाता था। इंसान सिर्फ मजदूरी या सफाई का काम कर रहे थे। किसी का भी खुद का दुकान या बिजनेस नहीं था। मैं एक दुकान पर गया जो एक मोटे से सेठ की थी, जो एक अरक प्रजा यानी आधा इंसान आधा मकड़ी था। मैंने उससे 5 तांबे के सिक्कों में अच्छी क्वालिटी का बेसन, कुछ हरी सब्जियां जो पालक जैसी दिखती थीं, खालिस तेल और कुछ बेसिक मसाले खरीदे।
मैंने बाजारिया के एक कोने में, जहां कचरा पड़ा रहता था और कोई नहीं बैठता था, वहां सफाई करके 2 पत्थर रखकर अपना चूल्हा बनाया, कढ़ाई रखी और आग जलाई। लकड़ियां मैंने रास्ते से ही इकट्ठी कर ली थीं। मैं अपने थैले का नाम सोच रहा था, द कार्मिक किचन। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैंने सिस्टम की इन्वेंट्री से मसाले निकाले और बेसन का घोल बनाना शुरू किया। नई रेसिपी मेरे दिमाग में छप चुकी थी, जैसे मैंने सालों इसकी प्रैक्टिस की हो। जैसे ही तेल गर्म हुआ, मैंने हरे पत्तों को बेसन में लपेटकर तेल में डालना शुरू किया। छर्र, तेल की आवाज और उसमें से उठने वाली गर्मा गर्म मसालेदार खुशबू पूरे मार्केट में फैल गई। ये उस दुनिया के उबले हुए और फीके खाने से बिल्कुल अलग था। हवा में एक ऐसी महक थी जो लोगों के कदमों को रोक रही थी। कुछ लोग आकर खड़े हो गए, पर कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। एक इंसान खाना बना रहा है। छी, इनके हाथ का खाना कौन खाएगा? एक औरत ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। पता नहीं क्या जहर मिला रहा होगा, इंसान सिर्फ कचरा उठाने के लायक होते हैं, दूसरे ने कहा। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैंने कंट्रोल किया। मैं बस अपने पकौड़े तलने में लगा रहा। खुशबू इतनी स्ट्रांग थी कि उनके पेट में चूहे कूद रहे थे, पर उनका गुरूर उन्हें आगे नहीं आने दे रहा था। तभी भीड़ को चीरते हुए एक शाही पालकी वहां आकर रुकी। पालकी के चारों तरफ लोहे का आर्मर पहने हुए गार्ड्स थे। पालकी का पर्दा हटा और उसमें से एक लड़की बाहर आई। मेरी तो सांस ही अटक गई। उसने काले रंग की योद्धा वाली वॉरियर ड्रेस पहनी थी। उसके कमर में एक चांदी की तलवार बंधी थी। उसके बाल लंबे और रेशमी थे और आंखें ऐसी चमकदार नीली थीं जैसे आसमान का टुकड़ा हो। वो कियारा थी, इस शहर के सेनापति की इकलौती बेटी। पर उसके चेहरे पर थकान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई रातों से सोई ना हो। वो चलते चलते मेरे स्टॉल के सामने आकर रुक गई। उसने गहरी सांस ली और उस खुशबू को महसूस किया। ये क्या बना रहे हो तुम, चेफ? उसकी आवाज में एक अलग ही गरिमा और रौब था। मैडम, ये ऊर्जा भरे पकौड़े हैं। एक बार खाकर देखिए, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। मैंने मुस्कुराते हुए एक पत्ते की प्लेट में 4 पकौड़े रखकर उसकी तरफ बढ़ाए। उसके एक गार्ड ने आगे बढ़कर अपनी तलवार निकाल ली। राजकुमारी कियारा, पीछे हटिए, ये एक नीच इंसान है। इसका खाना आपके लायक नहीं है। पता नहीं इसमें क्या अशुद्धि होगी। कियारा ने अपना हाथ उठाकर गार्ड को चुप रहने का इशारा किया। उसने मेरी आंखों में देखा। शायद उसे मेरी आंखों में कोई डर नहीं दिखा जो आमतौर पर इंसानों में होता है। उसने अपने गोरे हाथों से एक पकौड़ा उठाया। पकौड़ा इतना क्रिस्प था कि उंगलियों में पकड़ते ही एक हल्की सी क्रिंच की आवाज आई। भीड़ बिल्कुल शांत थी। सब यही देख रहे थे कि सेनापति की बेटी एक इंसान के हाथ का खाना खाने जा रही है। कियारा ने एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में रखा। जैसे ही पकौड़ा उसके दांतों के बीच टूटा, बेसन का स्वाद, पालक की फ्रेशनेस और मसालों की परफेक्ट गर्मी उसके मुंह में घुल गई। कियारा की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं, पर सबसे बड़ा झटका उसे स्वाद से नहीं बल्कि उसके बाद लगा। सिस्टम का एनर्जी बूस्ट इफेक्ट तुरंत चालू हो गया। कियारा, जो पिछले 1 महीने से अपने मैजिक ट्रेनिंग में एक बॉटल नेक पर अटकी हुई थी और आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उसके शरीर में अचानक ऊर्जा की एक ऐसी लहर दौड़ गई कि उसकी बंद नसें खुलने लगी। उसकी थकान 1 सेकंड में गायब हो गई और उसके शरीर से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। ये असंभव है, कियारा ने हैरान होते हुए कहा। मेरे माना चैनल्स जो महीनों से ब्लॉक थे वो साफ हो रहे हैं। ये कोई आम खाना नहीं, ये तो किसी हाई लेवल एल्केमिस्ट की दवा लग रही है। उसने जल्दी से बाकी के 3 पकौड़े भी खा लिए। उसकी नीली आंखों में अब एक ऐसी चमक थी जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना पा लिया हो। वो मेरे पास आई और उसने मुझे एक सुनहरा सिक्का दे दिया। तुम्हारा नाम क्या है शेफ? उसने पूछा। पहली बार किसी ने इस दुनिया में मुझे शेफ कहकर बुलाया था। उसकी आवाज में मेरे लिए एक अलग ही इज्जत और थोड़ा सा आकर्षण साफ झलक रहा था। मेरा नाम आर्यन है। मैं सोने के सिक्के को देखकर हकला गया। यह सिक्का हजारों तांबे के सिक्कों के बराबर था। आर्यन, मैं कल फिर आऊंगी। कियारा ने एक ऐसी मुस्कुराहट दी जिसने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। वो पलटकर अपनी पालकी में बैठ गई और उसके गार्ड्स हैरानी से मुझे घूरते हुए वहां से चले गए। कियारा के जाते ही भीड़ में हंगामा मच गया। अगर सेनापति की बेटी खा सकती है तो हम क्यों नहीं? मुझे भी दो भाई, एक प्लेट जल्दी लगा। एक झटके में मेरे स्टॉल के सामने लाइन लग गई। लोगों की सोच बदल चुकी थी। अब मैं एक नीच इंसान नहीं बल्कि जादुई पकौड़े बनाने वाला एक जादूगर बन चुका था। मेरे सिक्के जमा करने के पतीले में सिक्कों की बारिश होने लगी। मैं लगातार पकौड़े तलता रहा। मेरे सिस्टम में पॉइंट्स बढ़ते जा रहे थे। टास्क प्रोग्रेस 20 of 50 कस्टमर्स सर्व्ड। टास्क प्रोग्रेस 40 of 50 कस्टमर्स सर्व्ड। मैं अपने मन में हिसाब लगा रहा था कि आज की कमाई से मैं छोटू का दाखिला अच्छे स्कूल में करवा दूंगा।
सब कुछ इतना परफेक्ट जा रहा था कि लग रहा था जैसे ये कोई सपना हो। पर पिछले जन्म की मेरी एक सीख थी, जब जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट लगने लगे तो समझ लो कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हटो हटो पीछे, रास्ता खाली करो। एक ऐसी डरावनी आवाज गूंजी जिसने अचानक पूरी भीड़ में सन्नाटा फैला दिया। जो लोग पकौड़े खा रहे थे वो वैसे के वैसे ही जम गए। भीड़ फटकर 2 हिस्सों में बंट गई और सामने से एक आदमी चलता हुआ आया। ये गज्जू नहीं था, पर गज्जू उसके पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ चल रहा था। जो आदमी आगे चल रहा था उसके चलने का तरीका ही खौफनाक था। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में 1 इंच ऊपर तैरता हुआ चल रहा था। उसके बाल आग की तरह लाल थे और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मौत नजर आ रही थी। उसके दोनों हाथों से आग की लपटें निकल रही थीं। भीड़ में से किसी ने कांपती हुई आवाज में कहा, भैरव, मुखिया का बेटा, आग का जादूगर, फायर मेज। भैरव मेरे स्टॉल के सामने आकर रुका। उसने कंटेम्प्ट और घृणा से मेरी तरफ देखा। तो ये है वो कीड़ा जिसने मेरे वफादार कुत्ते गज्जू पर हाथ उठाने की हिम्मत की। भैरव की आवाज में आग की तपिश थी। उसने बिना कोई और बात किए अपना दाहिना हाथ उठाया। उसके हाथ में एक बास्केटबॉल के साइज का आग का गोला बन गया। हवा अचानक इतनी गर्म हो गई कि मेरी चमड़ी जलने लगी। भैरव एक क्रूर हंसी हंसा। तेरी सजा यह है कि पहले मैं तेरी रोजी रोटी जलाऊंगा, फिर तुझे। सिस्टम की वार्निंग सायरन मेरे दिमाग में पागलों की तरह बजने लगी। फेटल वार्निंग, लेवल 3 फायर मेज अटैक, होस्ट की मौत निश्चित है, डॉज इमीडिएटली। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर तभी मेरी नजर मेरे स्टॉल के ठीक पीछे पड़ी। छोटू, पता नहीं वो कब वहां आ गया था। वो अपने भाई की कमाई देखकर खुश हो रहा था और अब वो ठीक उस आग के गोले के रास्ते में खड़ा था। भैरव ने आग का गोला पूरी ताकत से मेरे स्टॉल की तरफ फेंक दिया। गोला हवा को चीरता हुआ सीधा आगे बढ़ा। छोटू! मेरी आवाज मेरे गले में ही फट गई। मैंने बिना अपनी जान की परवाह किए उस आग के गोले और छोटू के बीच छलांग लगा दी। गोला मेरी छाती से टकराने ही वाला था। टाइम जैसे स्लो मोशन में चलने लगा। आग की लपटें मेरी आंखों के सामने थीं। क्या मैं फिर से मरने वाला था? और इस बार मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी। To be continued in part 2. आगे के भाग के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब।